तो बच्चों, आज के वीडियो में आने के पहले जो है आप लोगों को विद्यालय की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आपको आज इस वीडियो में कुछ टाइमलाइन, कुछ तथ्य, कुछ सिद्धांत बताने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आप लोगों को हमने ये बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। यूरोप एक महाद्वीप है, हालांकि विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो एक महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। तो आपको बहुत सारा सिद्धांत बताया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू क्यों होता है, किस तरह की भावनाएं वहां के अंदर पैदा होती हैं और उन भावनाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर वहां के किसी राष्ट्र में उपजता है तो फ्रांस होता है। फ्रांस में बूर्बो वंश का शासक लुई 16वां शासन करता है। तो इस स्थिति में जो है वह जब शासन सत्ता को स्थापित कर लेता है तो उसकी पत्नी होती है जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोवांत होती है। ये दोनों लोग मिल करके कुछ दिनों तक तो शासन सत्ता सही तरीके से चलाते हैं, लेकिन उसके बाद एक होता है ना शरीर के अंदर कि अब हम तो राजा हो गए, सम्राट हो गए, शासक हो गए, तो एक उन्माद आता है लोगों के अंदर। तो इनके भी अंदर आया और इतना उन्माद बढ़ गया कि जनतंत्र का हत्या करना शुरू कर दिए। जनतंत्र का हत्या का मतलब कि यानी इनके शासन के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ जो प्रजा या अन्य कोई व्यक्ति विशेष विरोध करता था उसे गुलोटिन पर चढ़ा देते थे। गुलोटिन एक मशीन हुआ करती थी जिसे डॉक्टर गुलोटिन ने बनाया था, जिसमें मुंडी को काटी जाती थी। तो इस तरह से यह निरंकुश शासक हो गए और फ्रांस में अनेक तरह का कर लगने लगा, जिसमें एक कर था भूमि कर, जिसे हम टैले कर कहते हैं, टैले कर। तो टैले कर के अंतर्गत जनता तबाह कर दी जाती थी। तो इस तरह स्थिति में जो है एक व्यवस्था बनी कि भाई राष्ट्र के जितने भी टुकड़े हैं, जो सामंतशाही व्यवस्थाएं हैं, जो भूभाग है, सबका कर एक समान होगा। इस तरह से हमारे देश में यानी भारत में जो है जीएसटी चलता है। जीएसटी का कर जो फॉलो हुआ है उसी तरह से फ्रांस में जीएसटी ही मान लीजिए, उस तरह का एक कर लगा कि सबको एक समान कर देना होगा, सारे प्रांतों को कहीं न कोई अधिक न कहीं कोई ज्यादा, यानी व्यापारिक कर, व्यवस्थापक कर। तो आपको बताया गया कि फ्रांस में बूर्बो वंश का शासक लुई 16वां होता है, उसकी महारानी मेरी अंतोवांत होती है। वहां के शासक द्वारा अत्याचार किया जाता है। उसी समय कुछ बुद्धिमानों, कुछ बुद्धिजीवियों का उत्सर्जन होता है, वहां उत्पत्ति होती है। वो अपने विचारों को अपने लेख के माध्यम से बताना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रांस में क्रांति होती है, क्रांति घटती है। क्रांति के बाद क्या कारण था आपको हमने पहले वीडियो में बता भी दिया है। तो अब थोड़ा सा हम आपको यह लेकर के चलेंगे कि फ्रांस में कुछ और भी घटनाएं घटी, यूरोप में कुछ और घटनाएं घटी। वो कौन कौन सी घटनाएं थी? तो जाहिर सी बात है कि यूरोप महाद्वीप में फ्रांस जो एक राष्ट्र होता है, फ्रांस में लुई 16वां का शासन जब समाप्त होता है तो लुई 16वां के शासन के कुछ ही दिनों बाद, अर्थात वहां एक नए शासक का आविर्भाव होता है जिसे हम नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम कोई नया नाम नहीं है, कोई अजूबा नाम नहीं है, कोई पहला नाम नहीं है। इस नाम को पूरी दुनिया के लोग जानते होंगे और इतिहास पढ़ने वाले बच्चे प्रायः नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप लोग सलीके से सुने होंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक राष्ट्रवादी विचारधारा का शासक होता है। वो अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करता है, यहां तक कि उसने अपने राष्ट्र में शासन संचालन सही तरीके से चले, इसके लिए उसने एक
संहिता का निर्माण कर दिया था। संहिता मीन्स होता है नियमों की एक ग्रंथावली, नियमों को संग्रहित करके रखने की एक व्यवस्था होती थी, एक पुस्तक होती थी, उसमें राष्ट्र में कैसा कैसा नियम चलेगा, सब समान है, जनता का कोई शोषण नहीं करेगा, एक राष्ट्र होगा, एक राष्ट्र ध्वज होगा, मार्यान का हम लोग सम्मान करेंगे, यानी वहां की एक भावुक नारी होती है जिसका अंकन सिक्कों पर होता है, डाक टिकटों पर होता है, उसी को वहां के लोग मार्यान करते थे। तो इस तरह से एक राष्ट्र ध्वज, एक व्यवस्था, गणराज्य की स्थापना का स्वप्न आज उसने अपने उस नियमावली में यानी उस संहिता में संग्रहित करवाया था। उसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं और नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि विश्व में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद पनपता है तो पनपने की जो व्यवस्था शुरू होती है वो खाली फ्रांस में नहीं होती है। फ्रांस के में जब लोगों ने देखा कि फ्रांस में तो व्यवस्था बदल गई, तो अन्य देश के लोगों ने भी सोचा कि अब हमारे यहाँ भी व्यवस्था बदलेगी। तो ऐसे में फ्रांस के पड़ोसी देशों ने इस तरह की व्यवस्था शुरू की, तो जिसमें जर्मनी, इटली, यूनान, ऑस्ट्रिया, तमाम इस तरह के देश थे, जिन देश के लोगों ने, वहां के युवाओं ने अपने यहाँ की व्यवस्था बदलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम आपको जर्मनी की तरफ लेकर के चलते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण होता है। जर्मनी का एकीकरण का मतलब क्या होता है? जर्मनी कई भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अनेक हिस्सों में बटा हुआ था, और हर हिस्से के अपना अपना झंडा होता था, अपनी भाषा होती थी, अपनी व्यवस्था होती थी, अपना राजनीतिक चारुक होता था। तो ऐसी स्थिति में सब लोग टुकड़ों में बटे हुए थे, पूरा राष्ट्र टुकड़ों में बटा हुआ था। तो इस तरह से जर्मनी में एक शख्स होता है, जिस शख्स को हम ऑटो वन बिस्मार्क कहते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क क्या करता है? जब वो देखता है कि मेरा राष्ट्र ऐसा क्यों हो रहा है, टुकड़ों में क्यों बट रहा है, तो वहां उसने कल्पना के एक सोच बनाई। वह सोच उसने 1848 ईस्वी में बनाई और उसने चैलेंज किया कि अब जर्मनी में छोटे टुकड़े नहीं होंगे, सब एक राष्ट्र ध्वज के अंदर होंगे, पूरा जर्मनी एक होगा, और पूरे दुनिया में अगर कोई शासन करने के लिए पैदा हुआ है, गॉड ने किसी को पैदा किया है, तो वह जर्मन है, और जर्मन लोग ही पूरी दुनिया में अपना पताका फहराएंगे। एक तरफ जर्मन कसरतें कर रहा था, एक तरफ जर्मन का नेतृत्व करने वाला ऑटो वन बिस्मार्क राष्ट्र का ध्वज लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और वही दूसरी तरफ फ्रांस में फ्रांस का नेतृत्व, वहां का शासक, वहां का सर्वेसर्वा नेपोलियन बोनापार्ट भी अपने राष्ट्र की सीमाओं को बढ़ाने का धूम पीट रहा था। तो ऐसे में द्वंद्व होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क ने 1848 ईस्वी में शुरू कर दिया, और पूरा जर्मन एक राष्ट्र के अंतर्गत आकर के पनप गया, एक राष्ट्र लिया, एक व्यवस्था बना, एक सिस्टम बनाया, एक तरीका बनाया, एक नियमावली बना दी उसने। वही उसका पड़ोसी राष्ट्र इटली होता है। तो इटली में भी जो है सार्डिनिया द्वीपपुंज के अंतर्गत वहां का भी नेतृत्व करने वाले कुछ बुद्धिजीवियों का सृजन होता है, कुछ बुद्धिजीवी वहां पैदा होते हैं। उन बुद्धिजीवियों में जो है हम आपको लेकर के चलते हैं कि इटली के एकीकरण में कितने किन लोगों ने योगदान किया। तो इटली के एकीकरण में जिसे मेसी ने एक पहला ऐसा शख्स था जिसे रात में नींद नहीं आती थी, यह भी स्वप्न देखा करता था कि मेरा
आखिर एक क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सबसे पहले इटली के एकीकरण की भावना अगर किसी के अंदर पैदा हुई तो वह था गियुसेप्पे मैक्सिमी, जो इटली का एक बुद्धिमान, नेतृत्व करने वाला सम्राट का मंत्री होता है। तो इसने अपना योगदान दिया। इसके बाद काउंटी कैटलो डी काबूल होता है। काउंटी कैटलो डी काबूल यह भी इटली का ही बुद्धिमान है, इटली का ही नेता है। इटली के एकीकरण में डी काबूल का भी योगदान सराहनीय रहा है। तो यह भी अपने शासक, सम्राट, जनता, शासन करने वाले लोगों के सिपह सालारों सबको एकजुट करने की कोशिश करता है, सफल होता है। वही दूसरी तरफ गियुसेप्पे गैरिबाल्डी, इसने तो कमाल कर दिया। रेड शर्ट यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक व्यवस्था बनाई उसने, लोगों का एक संघ बनाया उसने, नौजवानों को एक क्रांति के मसाल के नीचे पैदा किया इसने और कहा कि अब इटली किसी के सिपह सालारों का सरपरस्त नहीं रहेगा, अपने बल पर, अपने सिस्टम पर इटली आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की सोच वहां का जो तीसरा विद्वान था, तीसरा जो मंत्री था, विक्टर इमानुएल दिती, विक्टर इमानुएल दिती के नेतृत्व में गियुसेप्पे गैरिबाल्डी ने यह कोशिश कर ली, यह व्यवस्था बना ली कि अब राष्ट्र किसी भी कीमत पर किसी के सामने झुकेगा नहीं और एक राष्ट्र, एक राज, एक ध्वज, एक व्यवस्था, एक सिद्धांत बना करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण होता है, इटली का एकीकरण होता है। अब हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इन दोनों राज्यों से, यूनान से, ऑस्ट्रिया से नेपोलियन का युद्ध भी होता है। तो कुछ टाइमलाइन हमने आपको यहाँ लिखा है, इस टाइमलाइन के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं पहले बिंदु पर 1756 और 63, 1756 और 63 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, 1756 और 63 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 साल का घमासान युद्ध होता है। लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं। न तो इंग्लैंड पीछे हटने को तैयार, न तो फ्रांस पीछे हटने को तैयार। दोनों के अंदर राष्ट्रवाद का नशा पैदा रहता है। वहां की जनता उन्हें दुदुम्ब भरती है, फ्रांस की जनता फ्रांस के शासक का दुदुम्ब भरती है। दोनों को जोश में लोग लाते हैं, दोनों जगह की सेनाएं अपने सामने मिलकर के लड़ती हैं, लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है? संधि हो जाती है, यानी 7 वर्ष का युद्ध विराम होता है। वह किस सन में होता है? 1756 से 63 के बीच में होता है। तो आपको पहला गाइडलाइन हमने बता दिया। दूसरा क्या होता है? वहां की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है। 1769 ईस्वी में दुनिया को हिला देने वाला, दुनिया में फ्रांस का झंडा फहराने वाला अगर कोई शख्सियत पैदा होता है तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म आपको पता होना चाहिए कि 1768 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म होता है। यह भी आपको एक गाइडलाइन हमने आपको बताया। अगला है 1789 में राष्ट्रवाद का प्रथम दर्शन होता है। राष्ट्रवाद का प्रथम दर्शन यानी फ्रांस में शुरू होता है और फ्रांसीसी क्रांति भी शुरू होती है। यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति की श्री गणेश शुरू कर दी जाती है, जिसका नेतृत्व करता वहां की जनता
वहां के बुद्धिमान नेता और वहां की प्रजा होती है। किसके खिलाफ? लुई सोलावा के खिलाफ, मेरी आंतोवाद के खिलाफ, वहां के सामंतों के खिलाफ, वहां के धर्म ठेकेदारों के खिलाफ, प्रजातंत्र के हत्यारों के खिलाफ वहां की जनता एक स्वप्न देखने लगती है कि सामान्य लोग का भी शासन यहाँ पर होगा, यानी स्टेट जनरल की भी वहां स्थापना हो जाती है। अगला है 1742 में लुई सोलावे को फांसी के फंदे पर लटका दी जाती है और वहां की जनता लटकाती है। कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस की जनता लुई सोलावे को गुलोटिंग पर चढ़ा करके उसकी हत्या कर देती है और उसके आतंक का शासन हमेशा हमेशा के लिए फ्रांस से समाप्त हो जाता है। तो लुई सोलावे का तो होता है बुर्बो वंश का होता है। बुर्बो एक शाही राजवंश होता है, उसी वंश का एक शासक होता है लुई सोलावा। इसके बाद 1797 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस की गद्दी का नेतृत्व करता है, फ्रांस की सत्ता का नेतृत्व करता है, फ्रांस की सत्ता को जब आगे बढ़ाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह राष्ट्रवाद जिताने वाला शख्स था। तो नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध का अभियान करके शुरू करता है 1797 ईस्वी से शुरू कर देता है। इसके बाद 1804 ईस्वी में नेपोलियन एक कानूनों का संग्रह बनाता है, जिसे हमने आपको पहले भी बता दिया है। नेपोलियन जिस कानूनी संग्रह को बनाता है वह एक नियमावली होती है, जिसे एक पुस्तक में अंकित कर दिया जाता है, तो उसी के आधार पर अपने राष्ट्र का शासन संचालन किया जाता है। उस तरह का जो पुस्तक होता है उसे सबसे मुख्य रूप से नेपोलियन अपना कार्य शुरू कर देता है। इसके बाद 1814 से 15 ईस्वी के बीच नेपोलियन युद्ध को और तेज कर देता है, और इतना तेज कर देता है कि वाटरलू नामक स्थान पर लाशों का ढेर मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे में यह युद्ध चलता रहता है। अंत में नेपोलियन पराजित होता है वाटरलू नामक युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि वहां ब्रिटिश हुकूमत के लोग आ जाते हैं। 9 सैनिकों की एक जमा रेडी आ जाती है, एक फौज आता है और कई देश के लोग मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू नामक स्थान पर पराजित कर देते हैं। इसी के साथ 1815 का वियना संधि होता है और यह कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्रवादी शासक किसी भी कमजोर देश के ऊपर अटैक नहीं करेगा। ऐसा एक समझौता होता है। उस समझौते को हम वियना की संधि के नाम से इतिहास के पन्ने में जानते हैं। इसके अतिरिक्त 1815 से 21 के बीच नेपोलियन का अवसान होता है। अवसान में होता है कि वो पर्दे के भीतर चला जाता है। पर्दे के भीतर का मतलब यानी वह सिंहासन से हट जाता है, वह निर्वासित जीवन जीता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1821 में फिर वह आकर के फ्रांस का सम्राट बन जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है, उसी को हम नेपोलियन का अवसान काल कहते हैं। इसके अलावा 1821 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा अटैक किया जाता है और यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होता है। यूनान के ऊपर अटैक करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब नेपोलियन यूनान पर अटैक किया था तो हम्मुराबी की विधि संहिता वह यूनान के ही एक पाषाण खंड में अपने सैनिकों के द्वारा प्राप्त किया था, जिसे ले जाकर के अपने राज्य में उसने विश्व का प्रथम कानून संहिता बेबीलोनिया के सम्राट हम्मुराबी की द्वारा लिखी गई व्यवस्थाओं को अपने आप वह संग्रहित करता है। इसके बाद 1870 से 72 ईस्वी के बीच आपको बताई गई है कि जर्मनी का एकीकरण होता है और इसके बाद
62 और 70 के बीच इटली का एकीकरण होता है। सबसे ज्यादा मेहनत इटली के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इटली के एकीकरण में कई लोगों का व्यवस्था होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है इटली का भी एकीकरण होता है, और इसी के साथ इंग्लैंड का भी जो है एक व्यवस्था चलता है। इंग्लैंड के लोगों में भी राष्ट्रवाद का नशा आता है, और इस तरह से धीरे धीरे पूरा यूरोप राष्ट्रवाद के प्रभाव में बढ़ता चला जाता है। और यही कारण कहीं औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है, कहीं राजनीतिक क्रांति शुरू हो जाती है, कहीं सामाजिक क्रांति शुरू हो जाती है, और पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठने के लिए अब लालायित हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यूरोप में राष्ट्रवाद का यह लेसन समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर हम अगले सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने पढ़ाने के लिए आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।